सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू न्यूज एनालिसिस में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत टाइम से रिपीटेड हैं, तो आई थॉट कि चलो इसको एक बार और कर देते हैं। बट आई प्रॉमिस इसके बाद ये टॉपिक आया, आई एड इट इन जस्ट लाइक द लास्ट पार्ट कि हाँ व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में। बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द माई लास्ट डिस्कशन विद दिस टॉपिक, और जितना ज्यादा हो सके उतना ब्रॉड रखेंगे उस टॉपिक को, और वो है वाइस प्रेसिडेंट और एनजेक का। एंड ये शुक्र मनाओ कि द हिंदू भी इसके बाद इस पर एडिटोरियल ना लिखे, ठीक है। तो हर जगह काम आ सकता है ये टॉपिक, जिनके एग्जाम्स में पॉलिटी का वेटेज रहता है या लीगल एप्टीट्यूड का वेटेज रहता है, जैसे एमएच सेट हो गया, DULLB हो गया, इनमें वेटेज बहुत अच्छा खासा रहता है, तो वहां पर बहुत अच्छे तरीके से ये काम आ सकता है। एडमोनिशमेंट दैट एंडेंजर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में है। तो देखेंगे क्या है इस एडिटोरियल में, क्या ऑथर बात कर रहा है। वाइस प्रेसिडेंट के डिफरेंट एंगल्स को पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के एंगल्स को आई ट्राई टू टच, और एनजेक जुडिशरी का भी एंगल इसमें टच करेंगे। व्हाट डज द टर्म ग्रीन बैक इंडिकेट? ये ना इकोनॉमी का बड़ा अच्छा टॉपिक है। अगर आप इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिस हिसाब से ये हाइप हो रहा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट सच टॉपिक्स फ्रॉम स्लैट एज वेल। कि ये पर्टिकुलर टर्म जो है ग्रीन बैक, व्हाट इज इन न्यूज, व्हाट एग्जैक्टली द ग्रीन बैक सिग्निफाइज, इस तरह के टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। या फिर कल हम लोगों ने पढ़ा था परमाफ्रॉस्ट, याद आ रहा होगा, कुछ तो इस टाइप का पढ़ा था परमाफ्रॉस्ट। अब जिनको पता है उनके लिए तो बहुत आसान है। परमाफ्रॉस्ट सर जहां पे टेम्परेचर एक पर्टिकुलर 0 डिग्री सेल्सियस या -32 फ़ारेनहाइट पे रहता है, तो वहां पर हम कहते हैं ये परमाफ्रॉस्ट उस कंडीशन को कहा जाता है। कितना ड्यूरेशन तक होना चाहिए? 2 साल तक। तो उस तरह से ऐसे ऐसे टर्म्स आते रहते हैं, तो इनको करा करो अच्छे से। व्हाट इज मीन्ड बाय टेरिटोरियल वाटर्स, ये दूसरी बार ये टॉपिक आ रहा है, और जनवरी और आई गेस की लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में इसको हमने पढ़ा था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिमी अगेंस्ट द बेसिक फैब्रिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे बात होगा, और ये सिमी है इस टाइप का। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, जब PFI का बैन हुआ था, वैसे सिमी बैन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस है, सेंटर ने एफिडेविट फाइल की है, तो देखेंगे क्या है वो, क्या केस का नाम है। तो अगेन वो CA और लीगल दोनों एस्पेक्ट से वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए, तो पहला है एडमोनिशमेंट्स माय बैड दैट एंडेंजर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इस पूरे आर्टिकल में ऑथर का प्राइमा फेसाई व्यू ये है कि देखो, सबसे पहले ऑथर ये बता रहा है इस पूरे आर्टिकल में, अगर आप बात करोगे तो देखते हैं पहले टॉपिक क्या है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एस्पेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एस्पेक्ट है। अब इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच है इसमें एनजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, या काउंसिल जो बोल लो। उसके बाद दूसरा है आपको कोलेजियम। अब जब कोलेजियम की बात करेंगे हम, तो हम जब भी कोलेजियम की बात करते हैं हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट। तो थोड़ा सा देख लेंगे हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट। तो ये दो पर्सपेक्टिव इसमें आ गया, एक तो चीज ये हो गई। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एनलार्ज करेंगे तो रोल ऑफ प्रेसिडेंट भी आ जाता है यहाँ पे, रोल ऑफ प्रेसिडेंट आता है, उसको थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा, एक आधा एस्पेक्ट अगर और बढ़ाने की कोशिश करें तो इसमें एक चीज आपकी इंडल्ज हो जाती है, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा, व्हेन आई राइट द वाइस प्रेसिडेंट, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपको। अगर नहीं हो रही है तो बहुत कुछ प्रॉब्लम है प्रिपरेशन में। वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है पता है? वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लिखी हुई है? 0। दिस मैन अर्न्स 0 रुपीज एज अ सैलरी। सर लगा अरे क्या बता रहे हो सर, अरे अरे ऐसा कैसा काम चलेगा सर, ऐदा तो चल रहा ही नहीं है। बॉस ऐदा ही चल रहा है, इनकी सैलरी 0 है। और ये जो सैलरी ड्रॉ करते हैं, जो ये सैलरी ड्रॉ करते हैं, वो ड्रॉ करते हैं ये आपको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयर ऑफ राज्यसभा की सैलरी ड्रॉ करते हैं। तो आई होप कि एक अंदाजा लग गया होगा कि हम किस किस एस्पेक्ट पे इस पर्टिकुलर चीज को देखेंगे। और एक केस है हमारे पास, डेट इज द केशवानंदा भारती। केशवानंदा भारती है, जिसको भी इस केस की डिटेलिंग पढ़नी होगी जस्ट गूगल करना केशवानंदा भारती बाई शशांक सच, यू विल गेट द
इन द शॉर्टेस्ट फॉर्म, कि एक ब्लॉक के फॉर्म में मैंने उसको लिखा था, तो बहुत टाइम हो गया लिखे हुए, 1.5-2 साल हो गए आई गेस, पढ़ना एक बार जा करके। उस टाइम शायद इस केस को कुछ एक पर्टिकुलर टाइम ही हुआ था, 24 अप्रैल की डेट थी और उस दिन ही मैंने इस चीज़ को लिखा था। तो जस्ट गो फॉर इट अगर देखना हो, अगर कुछ ज़्यादा पढ़ने का मन हो तो। बाकी इतनी बातें हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल में करने वाले हैं। जो ऑथर ये बात कर रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं कि एनजेक लाना चाहिए, कोलेजियम की बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है बार बार, एनजेक को काट दिया। एनजेक जो कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया भी था, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे काट दिया, ये पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट थी, दिस दैट, ये 10 तरह की बातें इसमें मेंशन है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला से। देखो, इस केस की जो जजमेंट है वो आई थी आपको 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1973, और इस दिन की हुई, इसीलिए बात किया जाता है कि इसके बाद से इस डेट की जजमेंट स्टार्ट होती है और इस साल ये 50 इयर्स हो जाएंगे। अच्छा, केशवानंदा भारती को हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है, क्योंकि इस केस से बेसिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और जजमेंट था 7:6 का, यानी कि सर इट वाज अ 13 जज बेंच, इट वाज अ 13 जज बेंच, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट बेंच कह लो, ज्यादा बेटर लगेगा बोलने में। इट इज द लार्जेस्ट बेंच ऑफ इंडिया एवर सेट, ठीक है, 7:6 का है। और श्री केशवानंदा भारती श्रीपद यार गलवरू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला पूरा केस का नाम है। लैंड डिस्प्यूट था स्टार्टिंग में। अब इस केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, 2-3 बातें हुई थी, तो उसको देखेंगे, उसके बाद हम वापस से अपना एनजेक वाला पॉइंट कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको हटा लेते हैं यहाँ से, यहाँ तक तो क्लियर है कि क्या क्या हमारी मेन बातें होंगी इस पर्टिकुलर चीज में। अब देखो, केशवानंदा भारती केस जो आता है, इसे हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब देखो, किसी भी एग्जाम में ना आपकी ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि किस केस को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहा जाता है, क्योंकि बहुत आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया ये 2023 चल रहा है, ये 2014 नहीं चल रहा है। जो पूछा जाएगा, बॉस बताओ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केस क्या था, तो केशवानंदा भारती तो सबको पता है। आपको याद होना चाहिए इस जजमेंट का डेट 24 अप्रैल 1973, 50 साल हो गए इस जजमेंट को। 13 जज बेंच था, 7:6 का पूरा इनका डिसीजन आया था। अच्छा, इसमें जो आपके चीफ जस्टिस थे उस टाइम पे, सीजेआई थे सिकरी साहब, उसकी पूरी डिटेल है मेरे पास कि किसने डिसेंट किया किसने नहीं किया, ठीक है। और इस पर्टिकुलर जजमेंट में आपको प्रियम्बल से रिलेटेड एक बातें कही गई थी, प्रियम्बल से रिलेटेड एक बात कही गई थी। अब ये हमको ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, और ये दिस इज आई एम स्ट्रेचिंग द लास्ट टाइम, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये हमारा लास्ट टाइम नहीं होगा कि हम केशवानंदा को इतना स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फाइनल टच देने का सोच रहे हैं आज। कि देखो, प्रियम्बल के बारे में कहा गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा होगा, तो इस केस में बताया गया था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताया गया था केशवानंदा भारती केस में। अच्छा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको एक जजमेंट था जिसे हम कहते हैं री-बेरुबरी यूनियन, री-बेरुबरी यूनियन। आप लोगों ने अपना जब पॉलिटी पढ़ते होंगे तो उसमें सबसे पहले ये केस बताया जाता है आपको। री-बेरुबरी यूनियन में कहा गया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही बता दिया। अच्छा, केशवानंदा भारती में एक बात ये भी बताई गई थी कि प्रियम्बल कैन नॉट बी द सोर्स ऑफ पावर कैन एंड नॉर कैन बी द सोर्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ पावर। नहीं आप यहाँ से पावर डिराइव कर सकते हैं, नहीं ये आपके पावर यूज करने का लिमिटेशन सेट कर सकता है। काफी इंटरेस्टिंग बात कही गई थी इस जजमेंट में। तो ये एक बात हो गई यहाँ से जो आपको याद रखना है। यह जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोला, कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ पावर नीदर बी अ सोर्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ पावर, किस केस में कहा गया था, तो केशवानंदा भारती में कहा गया था। और केस आपको एस्पेक्ट था प्रियम्बल का, तो इसकी एक बात हो गई। अच्छा, इसमें एक बात और कही सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद अपना पॉइंट एक्सटेंड करते हुए कहा कि आर्टिकल 13 क्लॉज 4 इसमें ऐड किया गया इसके बाद, है ना, जिसके बेसिस पे कहा गया कि आर्टिकल 368 जो है, यानी अमेंडिंग
पावर ऑफ पार्लियामेंट, अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात किया गया कि पार्लियामेंट जो है वो आपको अमेंड कर सकता है इवन द फंडामेंटल राइट, ठीक है, इवन द फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, बट बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। सर बार बार बोल रहे हो बेसिक स्ट्रक्चर, ये है क्या? देखो बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी डिफाइन नहीं किया गया, इसको डिफाइन ही नहीं किया गया। इसको कहा गया जैसे कि रिपब्लिक हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, बहुत सारे हैं, लिबर्टी हो गया, फिर उसके बाद राइट टू लाइफ हो गया, या फिर इस तरह से बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर रहा है, ये जो फंडामेंटल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को टच कर रहा है, तब तक तो ठीक है। अगर उसको एब्रोगेट करेगा, उसको वायलेट करेगा आपका कोई अमेंडमेंट, तो हम कहेंगे कि ये गलत है। अच्छा, इसके बाद ना आपको एक केस आया था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, और उस केस का नाम आई वांट टू राइट हियर बिकॉज ये बीच में ही आया। 1980 में एक केस आया था आपको, जिस केस का नाम था मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स में इस फर्दर बेसिक स्ट्रक्चर के चीज को और एक्सटेंड किया गया और कहा गया कि जुडिशरी भी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और जो आपका एनजैक है अब इसी के अंदर हम बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर उसको घुमाएंगे। आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि जुडिशरी के बारे में हम जब मिनर्वा मिल्स घुसाएंगे तो किस तरह से बातें होंगी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले मारो ताकि हम आगे बढ़े अब इसके बाद। तो आई होप कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और कोई भी डाउट आए तो प्लीज बताओ, और कितनी अच्छी क्लैरिटी हुई नहीं हुई वो भी बताओ, ठीक है। अब ये सारी बातें हम कर चुके हैं। जज का नाम देख लो, सिकड़ी, हेगड़े, मुखर्जी जे, और शेलाट एंड ग्रोवर जे, जगमोहन रेड्डी जे, खन्ना जे, ठीक है। ये खन्ना आपके HR खन्ना साहब हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये मेजोरिटी में थे इस टाइम पे। HR खन्ना साहब भी वो थे जिन्होंने ADM जबलपुर का जजमेंट में डिसेंट किया था और बचा लिया था उस, कहीं ना कहीं वहां पर जाके डिसेंट करना बहुत जरूरी था, है ना। अब डिसेंट किया था इसमें रे जे ने, ये जस्टिस रे और बेग, इसके बाद ही इनका प्रमोशन हुआ था। उसके बाद चंद्रचूड़ जे, ये चंद्रचूड़ जे आपको YV चंद्रचूड़ है, DY चंद्रचूड़ के फादर। तो ये है पूरा, ये आप देख सकते हो केस ओपिनियंस में क्या क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये ऑथर है हमारे जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, कोलेजियम एज अ टारगेट। देखो बेसिकली क्या हो रहा है, कोलेजियम एज अ टारगेट की अगर बात करें हम, तो ये हमारे ऑथर थे जिन्होंने इसको लिखा था, तो उसको आप जस्ट अवॉइड भी कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अब देखते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने पूरा एक केशवानंदा भारती पूरा केस स्टडी कर लिया कि क्या था क्या नहीं था। आई होप की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा हमारा कोलेजियम सिस्टम। देखो कोलेजियम सिस्टम में 3 केस है आपका, मेजरली 3 केस है, जिसमें पहला केस आता है आपको फर्स्ट जजेस केस, जिसे प्यार से SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी बोल देते हो। यहां पर लिख लेते हैं SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आता है आपको सेकंड जजेस केस, और एक लास्ट है आपके पास थर्ड जजेस केस। फोर्थ जजेस केस भी है, बट बहुत लोग उसको यूज करते हैं बोलना, बहुत लोग नहीं भी करते, इट्स कम्प्लीटली फाइन इफ यू डोंट से द फोर्थ जजेस केस। ये है क्या, ये जानते हैं। देखो फर्स्ट जजेस केस में ये सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि सर ये एग्जैक्टली जो आप अपॉइंट करते हो जजेस का, उसका प्रोसेस क्या है। तो इन्होंने कहा कि देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है वही ठीक तरीका है, मतलब आर्टिकल 124। ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, अभी आएगा ये आर्टिकल का नंबर भी, टेंशन नहीं लेना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने ही अगेंस्ट चला गया और इसने कहा कि जो प्रेसिडेंट बोलेगा वो हम मान लेंगे, मतलब लेजिस्लेटिव का इंटरवेंशन या एग्जीक्यूटिव का इंटरवेंशन। सेकंड जजेस केस में ये कहा गया कि CJI का कंसल्टेशन इज द कंकरेंस, कंसल्टेशन और कंकरेंस वर्ड को थोड़ा सा डिफाइन किया गया और कहा गया कि CJI जो बोलेंगे वही चीज आएगी। और इसी में एक टर्म दिया गया कि एक कोलेजियम नाम की बॉडी होगी जो कि अपॉइंटमेंट करेगी। सेकेंड जजेस केस समझ में आ गया यहां तक। थर्ड जजेस केस में ये था आपको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस।
प्रेसिडेंट साहब ने पूछा कि सर कोलेजियम होता क्या है, ये तो बताओ, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो जज साहब ने कहा ठीक है बताते हैं। तो इन्होंने कहा कि कोलेजियम जो है बेसिकली वो 5 मेंबर बॉडी होगा। इसमें क्या किया गया, यानी थर्ड जजेस केस में डिफाइन किया गया कि सर कोलेजियम क्या होता है। 5 लोग होंगे उसमें, जिसमें से एक होगा सीजेआई और बाकी होंगे 4 अदर जजेस जो सीनियर मेंबर्स होंगे वो। ये रहा कोलेजियम का प्रोसेस, ठीक है, जो अभी फॉलो करते हैं। इसको काउंटर करने के लिए ये 9 के आसपास ये केस आया था, ये 92 में आया था और ये 1982 में आया था। तो इस तरह से ये चला था। आगे डेट्स लिखे हुए हैं, टेंशन नहीं लेना। अच्छा चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अभी का क्या सिनेरियो। अभी का सिनेरियो है आपका एनजैक। सर एनजैक क्या होता है? एनजैक होता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये बेसिकली 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया और इसने कहा कि इस तरीके से अपॉइंटमेंट हो, ठीक है। इसमें देख लो क्या है, इसमें ये थी एक 6 मेंबर बॉडी, जिसमें जो सीजीआई होंगे वो आपको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। अब इसमें कहा गया कि 2 जो होंगे वो एमिनेंट जूरिस्ट होंगे। 2 एमिनेंट जूरिस्ट होंगे, 3 हो गए। अब 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे और एक जो होगा वो लॉ मिनिस्टर होगा। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि 6 मेंबर बॉडी बनाएंगे। इसको सुप्रीम कोर्ट ने दिया काट बाय SCRA वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन इस जजमेंट में 4:1 का जजमेंट था और एक थे आपके चिलामेश्वर साहब। चिलामेश्वर साहब ने कहा कि ठीक है बट ये बता दो कि एमिनेंट जुडिस्ट कौन होंगे, बाकी सब ठीक। तो ये था कोलेजियम का इवोल्यूशन और एनजैक। आई होप कि यहाँ पर भी क्लैरिटी आ गई होगी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो आज लिंकिंग टॉपिक इसका बनेगा वो है वाइस प्रेसिडेंट। देखो जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रेसिडेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं, तो साथ साथ में पैरेलल में चलाएंगे, ठीक है। अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे? जगदीप धनखड़ साहब। अच्छा वाइस प्रेसिडेंट का ना कोई खासा काम होता नहीं है, एज सच जो बोलोगे कि बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, नहीं। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है इसका मेन काम यहां पर है एक्स ऑफिशियो चेयर ऑफ राज्यसभा, और ये इसी की सैलरी ड्रॉ करते हैं। कभी भी कोई पूछे कि वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है तो अंडा, शून्य, 0, ठीक है। अच्छा वाइस प्रेसिडेंट जो होता है आपका, इसका जो इलेक्शन है वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। अब इसमें आपको रहते हैं ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस। अच्छा यहां पर बोथ हाउस का मतलब क्या है? लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। इलेक्टेड नॉमिनेटेड सारे आ जाएंगे, तो यहां पर आई गेस कि क्लियर हो गया होगा। वहीं पर अगर हम इस इलेक्टोरल कॉलेज पे प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज देखें तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज में आपको रहते हैं ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा प्लस MLAs प्लस यूटी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। बेयर एक्ट खोलना और दिल्ली के पास आपको 90th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखा होगा, वो ये बताता है कि 90th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का भी एस्पेक्ट आपको क्लियर मिल गया होगा। चलिए एक बार थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखो 1981 था केस और 1993 था, माय बैड, वो एक साल का डिफरेंस आ जाता है, 98 99 बस। और रिलेटेड 124 जो भी बताया, और दूसरा है 217 जो कि हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। तो ये सभी चीजें हम लोगों ने
पीछे एक एक करके देख ली। अब इसके बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस नहीं बचता है। चलिए अब आते हैं हम ग्रीन बैक इंडिकेट क्या करता है। देखो ग्रीन बैक इंडिकेट क्या होता है, जब अभी डॉलर का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है रुपये के कंपैरिजन में, ठीक है, तो पेपर मनी इशूड बाय द यूएस गवर्नमेंट होता है, सिविल वॉर 1861 में भी इशू किया गया था। तो देखते हैं द रूपी वीकनेस शार्पली, तो ये यूएस डॉलर ये डोमेस्टिक मार्केट में अपना फ्लो मारता है इसका। अब ग्रीन बैक होता क्या है, ग्रीन बैक इज अ टर्म फॉर यूएस पेपर डॉलर्स, ठीक है। ग्रीन बैक रेफर्स टू द फर्स्ट पेपर मनी इशूड बाय द यूएस गवर्नमेंट। इट वाज लीगल टेंडर बाय लॉ बैक्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट। The issuance was primarily intended to cover the expenses. Why it is called greenback? Since the backside of this paper is inked in green color, it got its name greenback. ठीक है, because they were not fully backed by gold, greenbacks lost value and caused inflation in the economy. एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाते हैं। ग्रीनबैक ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जब ये इसी से आप ट्रेड करोगे तो ग्रीनबैक ट्रेडिंग हो जाएगा। नाउ दिस इज द थर्ड टॉपिक फॉर अस, दैट इज द टेरिटोरियल वाटर्स का मतलब। बट ये जो टेरिटोरियल वाटर्स है इसमें पढ़ना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली आपको प्रूश साइन नेट के बारे में बात करता है। प्रूश साइन नेट्स, देखो ये जो प्रूश साइन नेट्स होते हैं ये क्या करता है कि बड़े बड़े फिशरमैन होते हैं वो अपने साथ ये पूरा एक बार में जमावड़ा लेके निकल गए, काम हो गया। लेकिन ये छोटे फिशरमैन क्या करेंगे, इनके पास जगह ही नहीं बचता है कुछ लेने के लिए, सारा तो पहले लेके जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारा कुछ करो, और बड़े वाले ने कहा कि हमें जो टेरिटोरियल वाटर्स है उसकी कम से कम दो कि हम वहां पर जाकर के फिशिंग कर सकें, ठीक है। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया तमिलनाडु कोस्ट पे। तो टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, बेसिकली इसमें एक चीज याद रखो जो आपके काम की चीज है, दैट इज द अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज 1982, ठीक है। अब ये बताता है कि लॉ ऑफ सीज ये टेरिटोरियल वाटर्स क्या होगा, तो जिसका भी 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होता है दैट इज कंसीडर्ड एज द टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है। इसमें आप जो करना है करो। ऑल द कंट्रीज हैव राइट टू इनोसेंट पैसेज होता है कि थ्रू द टेरिटोरियल सी ऑफ अनदर कंट्री ऑल्दो देयर इज नो राइट ऑफ इनोसेंट एयर पैसेज। राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज होता है कि हाँ ठीक है हम निकल रहे थे, निकल गए तुम्हारे साइड से, सॉरी। तो ये वाटर वाला है, एयर का कोई इनोसेंट पैसेज नहीं होता है। राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज डज नॉट अप्लाई टू द सबमर्ज्ड सबमरीन, नॉट डज इट इंक्लूड द राइट टू फिश, ठीक है। आप वहां से पास कर सकते हो लेकिन आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते उसके यहाँ जाके, ठीक। अब यही चीज अनक्लॉज पे ही लिखी हुई है, सेम जिस पे ही बात की। यूनाइटेड ये कन्वेंशन 168 पार्टीज ने रेटिफाई कर रखा है, इंडिया स्टेट पार्टी है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, जो 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है, काम खत्म। एग्जाम में आएगा भी तो इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। 200 नॉटिकल माइल मतलब 370 किलोमीटर। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक आई गेस, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिमी अगेंस्ट बेसिक फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सिमी जो है ये पर्टिकुलर टॉपिक हम जब पढ़ेंगे तो हम साथ साथ पीएफआई का भी एक एस्पेक्ट याद रखेंगे। देखो रिसेंटली क्या हुआ था, ये आपको सितंबर की बात है या अक्टूबर की आई गेस, जब पीएफआई को बैन किया गया, पीएफआई वाज बैंड, ठीक है। पीएफआई को जब बैन किया गया तो उसमें एक ग्राउंड था, उनको बैन किया गया था यूएपीए के टेररिस्ट एक्टिविटीज की, भाई ये सब बाहर से पैसा मंगवाते हैं। लिंकिंग टॉपिक्स देख लो, सिमी से अगर आप लिंकिंग टॉपिक्स पूछोगे मुझसे कि सर इसमें और क्या क्या ऐड ऑन हो सकता है, तो एक तो पीएफआई बैन, एक यूएपीए का प्रोविजंस। अच्छा, और इसमें ना आप एक चीज और ऐड कर सकते हो अगर आपको मन हो तो आप इसमें ऐड कर लो पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, जो कि टेररिस्ट फंडिंग इन सबको देखता है। अच्छा, इसमें एक चीज और है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो, तो एनजीओस को जो फॉरेन फंड्स मिलते हैं, एनजीओस को जो फॉरेन फंड्स मिलते हैं वहां पर भी ये चीज एड ऑन की जा सकती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सिमी क्या। तो सबसे पहले तो ये केस का नाम देख लो, ये केस है हुमाम अहमद सिद्दीकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसएलपी फाइल की हुई थी 2019 में। सेंटर ने सिमी को बैन किया था कि भाई तुम्हारी जो एक्टिविटीज है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर आती है। 2019 में बैन के बाद अभी इसमें एफिडेविट फाइल हुआ जिसमें सेंटर ने कहा कि नहीं भाई इनकी हरकतें ठीक नहीं है।
सिमी फॉर्म हुआ था 1977 में एंड जिहाद फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेशनलिज्म और रूल ऑफ कैलिफेट की बात करता है ये सिमी, और लिबरेशन ऑफ इंडिया की भी बात करता है। तो थोड़ा प्रॉब्लम था। इट वाज डिक्लेयर्ड जिहाद अगेंस्ट इंडिया, इट हैज डिक्लेयर्ड जिहाद अगेंस्ट इंडिया, और दारुल उल इस्लाम, लैंड ऑफ इस्लाम डिक्लेयर करवाने की इसकी इंटेंशन थी। 2001 में 9/11 के अटैक्स के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया था इसको। 2019 में फाइनली इसको वाइंड अप ही कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में एक केस है। अब ये मतलब जमात इस्लामी, ओरिजिनली ये स्टूडेंट विंग था JIH का, जमात इस्लामी का स्टूडेंट विंग था सिमी। मोहम्मद अहमदुल्लाह सिद्दीकी इसके पहले प्रेसिडेंट थे, और while the organization ceased to exist formally, it took the route adopted by other terrorist outfit and began operating under the new names। उसके बाद जमात इस्लामी नाम हटा के इसने अपना नाम सिमी रख लिया। ठीक है। रिपोर्ट्स ऑल्सो सजेस्ट दैट सम स्टेट्स लाइक यूपी वेयर इट हैज स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, सिमी एक्वायर्ड न्यू नेम्स फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो अब देखो जैसे क्या होता है ना कि एक जगह रहेंगे तो प्रॉब्लम है, तो नाम बदल बदल के रहते हैं ताकि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन चला सकें। और सम एनालिस्ट बिलीव दैट इंडियन मुजाहिदीन इसका मिलिटेंट ब्रांच है सिमी। ठीक। और चलिए अब इसमें इतना ही था, आई गेस कि थोड़ा पचाने में भी टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें थी जिसको हम लोगों ने बस शॉर्ट में कवर करने की कोशिश की कि जितना और ब्रीफ हो सके चीज़ें, कि जितनी एक्सप्लेन की जा सकती हैं चीज़ों से ज़्यादा आई ट्राइड। बट कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, एंड इफ़ यू जस्ट लाइक द सेशन तो वो भी बताओ, है ना। चलिए व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में आते हैं। बस प्लानिंग की ये सीरिया वाला क्राइसिस आने वाले 1-2 दिनों में आई विल कवर इट, राइट। और द कॉन्फ्लिक्ट बिहाइंड द इको सेंसिटिव जोन, ये वही तमिलनाडु वाला प्रॉब्लम है जिसमें 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन्स की बात की जा रही है। अच्छा चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका आंसर है मक्की अब्दुल रहमान मक्की, कल का ही क्वेश्चन है ये। और ये वीवीपैट वाला है जिसमें वोटिंग मशीन के बारे में बात की जा रही है। हु हैज गिवन एन एक्सटेंशन, तो कौन है ये बीजेपी के प्रेसिडेंट, इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है आपसे। सऊदी अरेबियन फुटबॉल क्लब अल हिलाल, कौन है इसमें बताइए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और ये मेसी भी शायद इसमें साइन कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, राइट। और आंसर्स दिया करिए, बताइए सेशन कैसा लगा, या कुछ ऐसा लग रहा है टॉपिक दैट यू वांट टू बी डिस्कस्ड तो वो भी बताओ। एग्जाम के टाइम पे बताने से बेटर है अभी से चीजें को जितना सॉर्ट आउट करते चलोगे उतना हेल्प हो जाएगी, राइट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।